नमस्कार साथियों, मैं मनीष महाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतली हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम हाई स्टोरी मतलब हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू कर चुके हैं। लेक्चर 1 धमाकेदार हम कर चुके हैं। नेपोलियन का किस प्रकार से उदय हुआ वो भी देखा। नेपोलियन का धीरे धीरे पतन भी हो जाता है, 1815 तक आते आते वो भी हम लोग देख चुके हैं। 1821 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो भी हमने देखा। अब आज शुरू करते हैं यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावित करी है यूरोप को। इससे पहले अमेरिका में भी क्रांति हो चुकी है आजादी के लिए, परंतु उस अमेरिका की क्रांति ने इतना प्रभावित नहीं करा यूरोप को जितना कि फ्रांसीसी क्रांति ने करा है। और जो ड्यूक मेटरनिक है वो क्या कहते हैं कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब जो फ्रांस में कोई गतिविधि हो रही है ना, उसका असर क्या होगा, पूरे यूरोप पर हो जाता है। तो फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट जगह वहां से बन चुका था और नेपोलियन का वहां से किस प्रकार से उदय हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जानते हैं आगे की कहानी लेक्चर नंबर 2 में, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आप इस लेक्चर को देखने से पहले 2-3 बातें बिल्कुल दिमाग में क्लियर करके चलिएगा। सबसे पहली बात तो यहां पर एक बार बार में हमारे पास मुद्दा आएगा राष्ट्र राज्य का। राष्ट्र राज्य आगे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चलिए, आप लिंक कर चलिए। इतिहास रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं यह हमारी कहानियों को बताता है, हमारे पूर्वजों की स्थिति को दर्शाता है। हाँ, हम विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं वो बात एक अलग है। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर जब हम बैठे जब तक आपको डिफिकल्ट महसूस होने नहीं देंगे। तो राष्ट्र राज्य की बात क्या है? राष्ट्र राज्य की बात यहां पर हो रही है सामूहिक संस्कृति के लिए। यहां पर बात कर रहे हैं कि सामूहिक संस्कृति हो, वही क्या है, राष्ट्र और राज्य है। जब सामूहिक संस्कृति होती है, एक जैसा कल्चर हो, साझा संस्कृति हो, तो वहां राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र क्या है, एक होकर के नजर आता है। भाषा आपकी क्या हो, एक होनी चाहिए, वो क्या है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो आगे जाकर के हम यूरोप के राष्ट्रवाद में देखेंगे सभी जगह राष्ट्र राज्य की डिमांड है। जब क्या हो रहा है कि फ्रांस की मदद से हम अमेरिका आजाद हो रहा है, वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, तो यहाँ के जो फ्रांस के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि यार हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। हमारे देश में भी क्या हो, राष्ट्र का निर्माण हो, हमारी अपनी भावनाएं हो। मतलब सामूहिक संस्कृति का मतलब क्या है, अपनेपन का भाव होना चाहिए। अपनेपन का भाव होना चाहिए, वही अपनेपन का भाव जो हम भारत के राष्ट्रवाद में पढ़ चुके हैं कि भैया जो मेरे पास में खड़ा है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का हो, बस वो मेरा है, मेरे राष्ट्र का है। अभी तक यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय से पहले यहां पे जो निष्ठा है, जो प्रेम है, जो बिल्कुल डेडिकेशन है ना, वो देश के प्रति नहीं है, वो किसके प्रति है, राजा के प्रति है। कि राजा भगवान है, राजा बिल्कुल महान है। और जो यूरोप में है ना, यूरोप में क्या है, यूरोप ईसाई धर्म की पहचान बन चुका था। दोनों पर्यायवाची हो चुके थे, यूरोप मतलब ईसाई धर्म और ईसाई धर्म मतलब यूरोप। अगर यूरोप में कोई ईसाई धर्म के विरोध भी जाकर के कुछ बोलता था ना, तो उसके बहुत बुरी स्थिति करी जाती थी। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके थे। यूरोप का मतलब ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना बन चुका था। तो बिल्कुल धीरे धीरे एक संस्कृति बनाने की कोशिश हो रही थी कि भाई हम सब क्या है, एक है। साझा संस्कृति, अपनेपन का भाव क्या है, यहाँ पे उत्पन्न होता है। और जब सामूहिक संस्कृति होगी तो वहां पे क्या होगा, राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा। आगे जाकर हम रोमानी जो सांस्कृतिक आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मुद्दा है वो सामूहिक संस्कृति का है, क्या है, राष्ट्र राज्य का निर्माण करने की बात है। अब क्या होता है, नेपोलियन का क्या है, धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। और यूरोप में क्या है, जो उसने अपना प्रभाव छोड़ा है, उस प्रभाव का क्या असर होता है वो हम लोगों को देखना है। आगे जाकर के हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे संवैधानिक राजतंत्र की। ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है वो चर्चा करते हैं। तो देखो, राजतंत्र मतलब क्या है, राजा का सिस्टम है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो राजा की है। पर अमेरिका में क्रांति होने के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों में क्या आता है कि जब हमने अमेरिका को आजाद करा दिया, फ्रांस वालों ने तो कराया, तो हमने जब अमेरिका को आजादी दिला दी, तो अब हमारा तो दायित्व बनता है हम भी निरंकुश राजाओं से हट जाए। यहां पे पूरे यूरोप में जो साम्राज्य जो चल रहा है ना, वो सिर्फ राजाओं का चल रहा है। यहां पे कोई लोकतंत्र नहीं, कोई जनता की नहीं सुनता है। और राजा कैसे है, निरंकुश है। जैसे हमारा मन निरंकुश है ना बच्चों, जैसे हमारा मन निरंकुश है ना, अंकुश नहीं लगा पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। बीमार हो रहा हूं, कोई भी है ना ऑयली चीज नहीं खाऊंगा मैं। अब दिख गया, खा लेता हूं, थोड़ी सी खा लेता हूं, ज्यादा नहीं खाऊंगा, थोड़ी सी।
मन पे कंट्रोल नहीं है ना, उसी प्रकार से क्या है राजा पे भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। निरंकुश राजा थे, वो बिल्कुल क्या अत्याचार होकर के अत्याचार कर रहे थे, और वो अत्याचार भी कौन से हो रहा था, जो तीसरा वर्ग है, आम वर्ग है, पादरी और कुलीन वर्ग पे नहीं हो रहा, तीसरे वर्ग पे हो रहा है। वो तीसरा वर्ग ही क्या क्रांति लेकर के आता है। और यहाँ पे क्या है, निरंकुश राजाओं को हटाने के लिए क्या है बात चलेगी, संवैधानिक राजतंत्र की बात हो रही है। मतलब हम संविधान लेकर क्या है, राजा से नफरत नहीं है, राजा रहे कोई बात नहीं है, राजतंत्र रहे कोई बात नहीं है, पर संविधान के दायरों में उसकी जो क्या है पावर है उसको लिमिट कर दिया जाए, पावर को क्या है सीमित कर दिया जाए, बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए उसकी पावर को। यही क्या है संवैधानिक राजतंत्र। जैसा आज ब्रिटेन में आप देखते हो, आज के मौजूदा ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे महारानी का राज चलता है, पर उसकी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सीमित एक फाइनल साइन के लिए जाता है, बिल्कुल ना के बराबर उसको नाम मात्र बना दिया है। जो ज्यादा पावर है वो प्रधानमंत्री और वहां की संसद के पास दे दी गई। तो संवैधानिक राजतंत्र जैसी बातें यहां पर होने की उठेगी आगे जाकर के, और इसी प्रकार से यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण है वो होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का जो लेक्चर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के द्वारा आपको लोगों को रटा दूंगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी कहां पर है, पर्शिया कहां पर है, पर्शिया जो भी है सब कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। मतलब आज क्या है, राष्ट्र राज्य है। आज आपको बहुत से देश देखने को मिल जाते हैं, भाई इतने देश यूरोप में है, इतने एशिया में, इतने अफ्रीका में, इतने दक्षिण अमेरिका में, इतने उत्तरी अमेरिका में, इतने ऑस्ट्रेलिया में, आपको अलग अलग राष्ट्र राज्य देखने को मिलते हैं। पर उस समय राष्ट्र राज्य नहीं थे, उस समय क्या था, साम्राज्य चल रहे थे। उस समय राष्ट्र राज्य नहीं, उस समय क्या है, साम्राज्य है। और वो साम्राज्य के अंतर्गत क्या हो रहा है, विभिन्न जाति विभिन्न समूह के लोग रह रहे हैं। जैसे कि आप मानो भारत है, भारत में भी रजवाड़े थे ना, थे रजवाड़े, हमने पढ़ा है ना रजवाड़ों के बारे में, 565 रजवाड़े थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन सबको मिलाने में। अब उन रजवाड़ों में ऐसा तो था कि नहीं भाई एक ही वर्ग के लोग रहे, सभी प्रकार के लोग रह रहे थे, ऊंची जाति के, निचले जाति के, एक धर्म के, दूसरे धर्म के, सभी प्रकार के लोग रह रहे थे, ठीक है, और एक सभी भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। पर जब हम आजाद होते हैं उसके बाद हम क्या है, अलग भाषा के आधार पर भी राज्य बनाते हैं। तो क्या है, साम्राज्य उस समय चल रहा है, तो यहाँ पर साम्राज्य चल रहा है, अलग अलग विभिन्न जाति समुदाय के लोग रह रहे हैं, और सबकी जो निष्ठा है, सबका जो विश्वास है वो किस पर है, राजा पर है, राजा के प्रति डेडिकेशन है। तो अब मध्य 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1701 से लेकर के 1800 तक का जो दौर है वो मध्य 18वीं शताब्दी का मतलब 1750 के पास वाला। हर एक एक बात को, एक एक शब्द को क्लियर करते चलिएगा। मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को अगर आप देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये 18वीं शताब्दी का नहीं है, ये 19वीं शताब्दी का दिखाया गया है। ये 1815 में जब वियना संधि हो जाएगी, वियना संधि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या है, उसके बाद का नक्शा है, तो उसमें आपको ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आपको आज देखने को मिलते हैं। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अगर सामूहिक संस्कृति का पहचान, अगर उनकी संस्कृति एक होती, उनका कल्चर एक होता, उनकी सामूहिक पहचान होती, भाई सबकी पहचान एक जैसी होती, तो वो राष्ट्र राज्य बन ही जाते ना। भाई राष्ट्र राज्य की परिकल्पना ही है कि सामूहिक संस्कृति हो, साझा संस्कृति हो, एक भाषा हो। तो सामूहिक संस्कृति के लिए बात हो रही है, तो सामूहिक पहचान किसी की भी नहीं थी, सबकी पहचान अलग थी, सबकी संस्कृति अलग थी। तो जो पहचान अलग अलग हो रही है ना, ये क्या था, अलग अलग था, तो इसलिए वो राष्ट्र राज्य नहीं थे, वो साम्राज्य के रूप में राज चल रहा था। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे, अलग अलग जातीय समूह में बटे हुए थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, अपनेपन की भावना नहीं है, जो कुछ भी प्रेम, जो कुछ भी विश्वास, सब कुछ है वो राजा के ऊपर है। अभी तक देश के प्रति लगाव नजर नहीं आ रहा है, राजा जो कर रहा है वो ठीक है। और आप देखिएगा यूरोप में जहां जहां पर भी क्रांतियां हो रही हैं वो निरंकुश राजाओं के विरोध में हो रही है, सिस्टम को हटाने के विरोध में कि निरंकुश राजा को हटा दो। बस उनकी मांग यही है, राजा को खत्म करना, राजा को हटाना ही क्या है उनकी मुख्य मांग है। जैसे कि लुई 16 को भी हटाया गया और गिलोटिन की सजा से उसको भगवान को प्यारा करा दिया गया। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी पे। देखो अब एक एक के बारे में बहुत अच्छे जानना। सबसे पहले तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, ये वाला जो साम्राज्य है ना, ये पूरा ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक को आप ध्यान से करते चलिएगा, और आगे और भी मैप है, मानचित्र, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य कौन सा, साम्राज्य का नाम याद रखना, हैबसबर्ग। हैबसबर्ग क्या है, साम्राज्य है, नाम है, जैसे हम बुर्बो वंश के बारे में पढ़ते हैं, हैबसबर्ग है। कई अलग अलग क्षेत्रों जनसमूह को जोड़कर बना था, तो अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग जनसमूह को जोड़कर बनाया। जैसे कि आपको मैंने दिखाया इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में बताया, ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी। अब देखो इसमें क्षेत्र कौन कौन सा है, एल्प्स के टिरोल, एल्प्स के टिरोल, तो ये रहा एल्प्स का टिरोल, ये जो आपको दिख रहा है ना एल्प्स का टिरोल, इसका कुछ भाग तो क्या है, किसमें है,
कुछ भाग तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाले क्षेत्र में और कुछ वाला भाग जो आज का इटली है मौजूदा उसमें है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली वाले भाग में एल्प्स का टिरोल है। उसके बाद ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड, तो ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड हम एक एक के बारे में सबको मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। बोहेमिया, अब देखो बोहेमिया में कौन सी भाषा बोली जा रही है, जर्मन भाषा बोली जा रही है। बोहेमिया में जर्मन भाषा बोली जा रही है। लोम्बार्डी और वेनेशिया में इतालवी भाषा इटली वालों की है, तो इतालवी भाषा बोली जा रही है। हंगरी के आधे लोग मेग्यार भाषा बोलते हैं, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जा रही है। मतलब एक सामूहिक जो संस्कृति है ना वो नहीं है, साझा संस्कृति नहीं है। और साझा संस्कृति जब तक नहीं है तब तक क्या होगा, राष्ट्र राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती। गलेशिया पोलिश भाषा पोलैंड वालों की है, तो गलेशिया क्या है, पोलैंड वाले एरिया में आएगा। अब आ जाते हैं अपन मैप पे, मानचित्र पे देखते हैं। देखो ये आपको पूरा क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रिया हंगरी में मैंने आपको कौन कौन से नाम बताए, जैसे गलेशिया, ये रहा गलेशिया, ये पोलैंड वाले हिस्से में है गलेशिया। उसके बाद हमने और कौन सा पढ़ा था, अभी हमने एल्प्स के टिरोल पढ़े, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बोहेमिया। तो बोहेमिया हम लोगों ने देखा, ये रहा बोहेमिया, ठीक है, बोहेमिया हमने यहाँ पे देख लिया। और बाकी इसके अलावा कौन सा है, वेनेशिया, तो वेनेशिया, ये रहा वेनिस। ओके, तो इस प्रकार से क्या है कि आप सबको वेनेशिया जो इतालवी भाषा बोल रहे हैं, और बाकी जो हंगरी है तो हंगरी ये रहा, ठीक है, ये पूरा हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी आपको मैंने बताए रखा है। तो इस प्रकार से देखो अब आप लोगों को करना क्या है, ये जो मैप है ना, आप एक खाली मैप लेकर के आइएगा और उस खाली मैप में ना जगह को फिल करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी है, यहाँ पर, तभी आपकी क्या होगी, बार बार में प्रैक्टिस होगी। मैं आपको मैप से बिल्कुल रटा देना चाहता हूँ, समझा देना। देखो अब यहाँ पर क्या है, फ्रांस है। अब यहाँ पर क्या है, ये रहा फ्रांस। यहां से जो भी क्रांति हुई इसी के कारण क्या है, पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो रहा है। ये रहा स्पेन, पुर्तगाल, जो पुर्तगाल हमारे देश में आए थे सबसे पहले, स्पेन के लोग, और ये फ्रांस, ये पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य, ये ओटोमन साम्राज्य, इधर रशियन एम्पायर रहेगा, ठीक है, ये पोलिस, और जब ये पर्शिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, पर्शिया कहा जाता है। तो पर्शिया का नाम बार बार में आएगा बच्चों, पर्शिया का नाम याद रखना, पर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो ये दो साम्राज्य हैं, 1 2 3 और इसके बाद ये ग्रेट ब्रिटेन वाला 4, ये 4-5 साम्राज्य बहुत बड़े। पर्शिया का पहला, फिर रूसी एम्पायर जो है, रूसी साम्राज्य है, एक ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, और एक उसका जो ग्रेट ब्रिटेन में जो राज चल रहा है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तीनों शक्तियां, पहली शक्ति, दूसरी शक्ति और तीसरी शक्ति, ये तीनों शक्ति मिलकर ही नेपोलियन को हराती है और फाइनली डिफीट करती है। स्पेन का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि स्पेन में ही वहां की नेपोलियन की आर्मी को भेज दिया जाता, तभी पूरे यूरोप में एक भाव आता है कि नहीं, स्पेन भगा सकता है तो हम भी नेपोलियन को हरा सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान में रखना है। बोहेमिया मैंने आपको बता दिया, वेनेशिया मैंने बता दिया, गैलेशिया बता दिया, हंगरी बता दिया, ठीक है, और बाकी आपके जो भी आते जाएंगे अपन इसमें चर्चा करते जाएंगे। ये लोम्बार्डी, तो ये लोम्बार्डी वाला देखिए, लोम्बार्डी वाला जो क्षेत्र है ये किसमें है, इटली के ऊपरी जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें लोम्बार्डी वाला क्षेत्र है। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया मैंने आपको दिखा दिया, पूरे वर्ल्ड मैप पे कितना छोटा सा लग रहा है ऑस्ट्रिया। ओके, अब आगे आ जाते हैं। भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवक। अब जो भारी संख्या में जो खेती करने वाले लोग हैं वो अधीन अवस्था, मतलब अधीन में रहते थे, किसी न किसी के अंडर में रह रहे हैं, तो अधीन अवस्था में, तो बोहेमियन क्षेत्र में है, और स्लोवक। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये स्लोवक वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला क्षेत्र है, स्लोवक वाला क्षेत्र है, जो ग्रीन ग्रीन में आपको नजर आ रहा है। तो वो कार्नियोला में स्लोवेंस एक भाषा भी है, जो वो उस भाषा के जो लोग हैं वो बोलने वाले लोग हैं, उस स्लोवेक जो लोग हैं वो वहां पे रहते हैं, उस स्लोवेंस। दक्षिण में क्रोएट भी अभी आपको मैप में दिखा दूंगा, और पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रावमन जो रोमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो लोगों की बात। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। तो ये जो फर्क है इससे क्या है, राजनीतिक एकता आसानी से नहीं मिल सकती, राजनीतिक एकता कभी नहीं बन सकती। इन तरह के समूह के आपस में बांधने वाला था तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो सबको मतलब एक साथ लेकर के आना है, अगर सब में एक भाव पैदा करना है तो वो सिर्फ यह था कि जो राजा है उसके प्रति निष्ठा हो, उसके प्रति डेडिकेशन हो कि हाँ भाई राजा महान है। और आप देखिएगा, चाहे भारत के राजाओं की देख लो, बाहर के राजाओं की देख लो, उन्होंने एक्चुअली क्या करा है, खुद को भगवान का रूप बताया कि हम भगवान है, आप हमें पूजो, आप हमारे, जब हम कहीं से निकले तो हमारे जय जयकार करो, हमारे पैरों को चूमो। भगवान का रूप देकर के खुद को क्या है वो पूज रहे हैं, खुद को आगे उनके वंशज वो काम करते जा रहे हैं। तो हमने कौन कौन से देखा, क्रोएट, तो क्रोएशिया ये रहा, उसके बाद ट्रांसिल्वेनिया ये रहा, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। देखो हम लोग, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि 3 वर्ग हो रहे हैं, एक पादरी वर्ग है, एक कुलीन वर्ग है।
ये लोग क्या है आर्थिक रूप से इकोनॉमिक रूप से क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पास खूब पैसा है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा इन लोगों के पास है। बट इनकी जो बात है कि अल्पसंख्यक है, इनके पास क्या है संख्या ज्यादा नहीं है और इनको विशेषाधिकार मिले हुए, जन्म से विशेषाधिकार मिले हुए, कर नहीं देंगे, इनको समाज में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान मिलेगा, इस प्रकार के इन्हें विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और जो तीसरा वर्ग है आम जनता का जो वर्ग है, जिसमें किसान आ रहा है, जिसमें मजदूर आ रहे हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी, वकील, ये सब आ रहे हैं, ये तीसरे वर्ग में आ रहे हैं। और उन्हीं को क्या सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, काम मजदूरी का काम वो करते हैं, उनके साथ क्या है अन्याय हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एक नया मध्य वर्ग, तो ये मध्य वर्ग जो निकल करके आ रहा है, ये कौन से वाले में से आएगा, जो तीसरा वर्ग है उसी में से एक मध्य वर्ग निकल करके आएगा, जिनकी स्थिति सुधरेगी। और मध्य वर्ग की स्थिति सुधरेगी कैसे, वो स्थिति सुधरेगी आय के कारण, इनकम के कारण। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम में रेज होता है, तो आपकी जो मूलभूत सुविधा है उनमें भी सुधार आएगा। अगर कल मैं 100 रुपए कमाता था, साइकिल से ऑफिस आता था, और जिस दिन मैं दिन के 1000 रुपए कमाने लग जाऊंगा, मोटरसाइकिल खरीद लूंगा, फिर दिन के 10,000 कमाने लग जाऊंगा तो हो सकता है कार खरीद लूं। तो जैसे जैसे क्या होगा, पैसा बढ़ता जाएगा, मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, तो मेरी सोच में भी परिवर्तन आएगा। फिर मैं सोचूंगा मैं क्यों, अगर पादरी के पास विशेषाधिकार है तो क्यों है, क्योंकि भाई पैसा तो मेरे पास भी है ना, पावर पैसे की है, तो फिर पैसा तो मेरे पास भी है। बराबरी होनी चाहिए समाज में, समानता आनी चाहिए, शिक्षित होऊंगा, मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए क्या है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, इन लोगों के एक मध्य वर्ग निकलकर बाहर आएगा। अब ये जो आय है, ये इनकम है, ये बढ़ क्यों रही है, इनकम बढ़ने का कारण यहां पर है औद्योगिकरण होना। हम उस दौर की चर्चा कर रहे हैं जब क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में औद्योगिकरण चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही है। तो जो काम 10 लोग मिलकर के करते थे, वो काम अकेली एक मशीन करने को तैयार हो गई है। मशीनों का दौर आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ चुका है, औद्योगिकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रही हैं सरकारें। परंतु उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, उन इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए भी कौन चाहिए, मजदूर चाहिए, कोई ना कोई तो काम करेगा। आप उन फैक्ट्रियों में माल कहां से लेकर के जाओगे, जो किसान उगाएगा उस माल को ही तो लेकर के जाओगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र में, वहीं से कनेक्ट करना। जब तक कृषि में कोई चीज उत्पादन नहीं होगी, कहां से आएगा द्वितीय क्षेत्र में। हमारे यहां से भी कपास क्या है, ब्रिटिशर्स वहां लेकर जाते थे और महंगे महंगे बना करके क्या है दुनिया में बेचते थे और खूब प्रॉफिट, खूब पैसा कमाते थे। तो क्या हो रहा है, जब तक किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा तब तक काम होगा नहीं, जब तक मजदूर क्या है उद्योगों में जाकर के काम करेगा तब तक होगा नहीं। अब जब डिमांड बढ़ चुकी है मजदूरों की, मजदूर काम करे, मजदूर काम करे, इनकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, जो मजदूर है उनकी क्या होगी, आय बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। और जब जब इनकी इनकम बढ़ेगी, तो जो इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें क्या होगा, बेहतरीन सुधार आएगा। और जब सुधार आएगा, ये एक ही बात की डिमांड करेंगे, विशेषाधिकार खत्म करे जाए, विशेषाधिकार खत्म करे जाए। तो जो कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग है उसकी बात को समझेगा। कुलीन और पादरी वर्ग, आगे आगे इस टॉपिक को आप समझते जाइएगा। कभी भी जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो उदारवादी हो, सबके लिए समानता वाली व्यवस्था कभी नहीं चाहते। इनका विश्वास राजतंत्र में ही है, इनका विश्वास चर्च पर ही है कि चर्च चलते रहे, राजतंत्र चलता रहे, कभी भी लोकतंत्र या उदारवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पर जो तीसरा वर्ग है वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधारना चाहता है, वो चाहता है ये विशेषाधिकार खत्म हो और सबको समानता मिले और हम सभी क्या है बराबरी के साथ जी सके। तो आते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग पे। कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग है। तो कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली है, खूब पैसा है, खूब अप्रोच है, खूब नाम है, भगवान की देन से सब कुछ है, पेशा, शोहरत, सब कुछ है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है इनके पास। एक साझा जीवन शैली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, क्या बोला है, एक साझा जीवन शैली है। साझा जीवन शैली का होने का मतलब क्या है, इनमें क्या है, अपनेपन का कहीं ना कहीं भाव है, अपनेपन का भाव है इन लोगों में। तो जब अपनेपन का भाव है तो ये लोग क्या रहेंगे, यूनाइट रहेंगे बच्चों। और इनकी क्या है, जनसंख्या तो ज्यादा नहीं है, तो आस पड़ोस में रहते थे, तो आस पड़ोस की बेटी से शादी हो जाती थी, बढ़िया चल रहा है, कभी बेटी वहां जा रही है, बेटा यहाँ आ रहा है, बढ़िया, मतलब किसी बात की चिंता नहीं, मतलब वैवाहिक जो संबंध है वो जान पहचान आस पड़ोस वाले में हो जाते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आसानी से मतलब इनका जीवन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, साझा जीवन शैली है। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। तो जो बड़ी बड़ी जायदाद है, जो बड़ी बड़ी लैंड है, उनके मालिक है। तो वो पादरी तो क्या है, पादरी तो जो फादर होते हैं चर्च है। तो जैसे हमारे क्या होता है, पुजारी होता है, संत महात्मा होते हैं, तो हम क्या मानते हैं, संत महात्मा तो क्या है,
मोह माया से दूर रहने वाले इंसान है, उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत भाई फिर किसको है भाई? तो अब कुलीन वर्ग है, उसको जरूरत है भाई, जो राजा है, जो शाही राज करा, उन लोगों को जरूरत है, खूब पैसा, खूब बहुत चीज चाहिए, तो वो वाली स्थिति को समझेगा। तो इनको पास खूब जायदाद है, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं शहरों में। तो गांव में तो जायदाद लेकर के रख रखी है और शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां किसकी है? साहब उनकी हवेली है, ठीक है। तो मतलब जनसंख्या है नहीं, हाँ, कहां लेकर के जाएंगे ये लोग? इतना कहां लेकर के जाएंगे? बांट देना चाहिए ऐसे लोगों को, तो दान कर देना चाहिए। भाषा है फ्रेंच है, तो एक भाषा है, लगभग लगभग इन सब की क्या है? एक भाषा है। तो ये भी क्या है? साझा जीवन शैली को दर्शाती है। जब गिने चुने लोग हैं, हाँ, टोटल मतलब ये मान करके चलो जो पॉपुलेशन है उसका 70 से 80% जो है वो तीसरा वाला भाग है। पहले दूसरे की इतनी जनसंख्या नहीं है, तो इनकी भाषा और इनकी जो जीवन शैली है वो साझा है। शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में अल्पसंख्यक है, बस यही इनको दुख है कि हम अल्पसंख्यक है, हम कम है, हम कम है इसलिए। नहीं, बाकी इनके पास भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, सब कुछ इनको दे रखा है, नाम, शोहरत, पैसा, धन, दौलत, जायदाद, सब कुछ इन लोगों के पास है। बस ये है कि अल्पसंख्यक है। जनसंख्या के अधिकांश लोग कर सकते हैं। तो जहां कर्षिक है, कर्षी बैठा हो, तो कर्षी कभी भी क्या है? अत्याचार नहीं सहेगा। कर्षी अपनी आवाज बुलंद करेगा। और अब औद्योगिकरण में जरूरत भी जो पड़ेगी, किसकी पड़ेगी? कर्षक की पड़ेगी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ही क्या है? दोनों क्षेत्रों का आधार है, चाहे द्वितीयक हो चाहे तृतीयक क्षेत्र हो। अर्थशास्त्र को इतिहास से जोड़ रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ करते चलेगा। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार, तो पश्चिम जो यूरोप का जो पश्चिम वाला भाग है, जैसे ये मान लीजिए ये यूरोप है, तो इधर वाला भाग है, यहाँ पे किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते हैं। जबकि पूर्वी इधर वाले में और ये मध्य वाला जो भाग है, यहाँ पे विशाल जागीरों में बटी, मतलब बड़े बड़े एरिया में बटी है, जिसपे भूदास को खेती करवाई जाती है। तो मतलब जमीनों के क्या है? दास रख लिए जाते हैं, वो दास खेती करते हैं और उनसे खेती करवाई जाती है, उनको कुछ पैसा दे दिया जाता है और अपनी काम चला लिया जाता है। अब आ जाते हैं औद्योगिकरण की तरफ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। तो देखो इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हो रहा है 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ, मतलब 1750 के बाद वाला जो दौर है उसमें जाकर के शुरू हुआ है। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ, और बाकी फ्रांस है उसमें 19वीं शताब्दी, क्या मतलब है 1801 से लेकर के 1900 के बीच वाला जो दौर है, इसके बीच में जाकर के शुरू हुआ है जर्मनी और फ्रांस में। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, जिसकी क्या है? आय बढ़ रही है, और जो क्या है? डिमांड कर रहा है विशेषाधिकार खत्म हो, सब में समानता हो, समक्ष कानून हो, सबके लिए बराबरी हो। तो नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। श्रमिक वर्ग के लोग कौन है? ये श्रमिक वर्ग के लोग जो श्रम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और मध्य वर्ग के जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। तो दो वर्गों से निकल के आ रहे हैं। श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो श्रम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और दूसरे जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, सेवा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे वो लोग। अब इन लोग क्या है? इनके पास पैसा भी है, इनके पास शिक्षा भी है, और पैसा हो ना हो, अगर जो इंसान शिक्षा ले लेता है ना, वो कभी अत्याचार नहीं सहन करता। तो ये औद्योगिकरण क्या है? बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती है और ज्यादा ज्यादा अपने देश के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। अब जानते हैं उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या है? देखो, उदारवाद मतलब उदार हो जाना, लिबरल होकर के काम करना, किसी बात की मतलब स्ट्रिक्टनेस हमारे लाइफ में नहीं रहनी चाहिए। हम उदार, जो उदारीकरण है हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ चुके हैं, वो अर्थशास्त्र वाला ही उदारीकरण यहाँ पर है। तो इसीलिए क्या है? सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके चला करो। हमने वैश्वीकरण वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1990 से पहले की स्थिति जो भारत की थी वो अलग थी, और 1990 के बाद हम एक पॉलिसी लेकर के आती है भारत सरकार एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था उदारीकरण, मतलब हम उदार हो जाएंगे, हम स्ट्रिक्ट नहीं है, अब सबको हम हमारे देश में बुलाएंगे, सबको इजाजत देंगे व्यापार करने की, ये है उदारीकरण। तो यहां पर भी जो उदारवाद का मतलब है ना, वो यही है। यहां पर आप दो तरह के उदारवाद देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक जो उदारवाद आप देखना वो सामाजिक उदारवाद है, एक जो उदारवाद है वो सामाजिक उदारवाद है। इस सामाजिक उदारवाद में क्या बात हो रही है? सबके लिए समानता हो, स्ट्रिक्टनेस ना हो, ऐसा ना हो कि नहीं तुम उस जाति को, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, तुम तीसरे स्टेट में आ रहे हो, तुम आम जनता के लोग हो, तुम्हें कर देना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। और सामाजिक उदारवाद का मतलब क्या है? समानता आप लोगों के बीच में होनी चाहिए, सबके बीच में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए, कोई सुप्रीम नहीं, कोई इंफीरियर नहीं, सब बराबर है, ये कानून है। ये क्या है? सामाजिक उदारवाद है। जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, जब सामाजिक उदारवाद की हम लोग बात कर रहे हैं। और आर्थिक उदारवाद दूसरा जो रूप है वो है आर्थिक उदारवाद का।
आर्थिक उदारवाद में यहां पे जो बात होती है, आर्थिक उदारवाद में मतलब क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था बंद नहीं रहनी चाहिए, आपकी अर्थव्यवस्था खुली होनी चाहिए। आपकी अर्थव्यवस्था में क्या हो, बाजार मुक्त हो, मतलब क्या हो कि जिसको भी अपना व्यापार करना वो व्यापार कर सके, ये इनकी मांग रहेगी। ठीक है, पूरे व्यापार में मतलब पूरा जो सिस्टम हो वहां पर एक क्या हो, एक मुद्रा चलाई जाए। ठीक है, पूरे सिस्टम में ऐसे कुछ बदलाव कराए जाए जिससे क्या हो, व्यापारियों को फायदा हो, व्यापार में क्या हो, बढ़ोतरी हो। और एक बात और है आर्थिक उदारवाद में, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राज्य का नियंत्रण का मतलब है सरकार का जो नियंत्रण है, और सरकार कौन है, जो राजा है, उसका नियंत्रण है ना, कम होना चाहिए, कंट्रोल कम होना चाहिए। यही तो उदारवाद है, यही तो उदारवाद है ना, कि भाई कंट्रोल किसी का ना हो, जिसको व्यापार करना है वो व्यापार करे, मुद्रा कम से कम हो, क्योंकि मुद्राएं बहुत होती है। भाई इस राज्य में काम करो, इसमें अलग मुद्रा, उसमें अलग, सारा जहां पर एक का साम्राज्य चल रहा है वहां पे एक मुद्रा रखो ना, एक मनी रखो, एक करेंसी वहां पे रहनी चाहिए जिससे हम आसानी से व्यापार कर सके। जो शुल्क लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था वैश्वीकरण वाले में, टैरिफ और कोटा जो लगते हैं वो कम होने चाहिए, वो खत्म होने चाहिए। तो यहां पे दो उदारवाद की बात होगी, पहला है सामाजिक उदारवाद जहां पे क्या समानता की बात होगी, और दूसरा आता है आर्थिक उदारवाद जहां पे क्या हो रहा है, आर्थिक उदारता की बात करते हैं, एक एकीकृत बाजार की बात करते हैं। बाजार में से क्या है, सरकार का, राजा का जो कंट्रोल है वो कम करना चाहते हैं, और उदारता क्या है, सिस्टम में लेकर के आना चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक उदारवाद की भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लिबरल चाहते हैं। तो ये फ्रीडम किससे, निरंकुश जो राजा है उनकी और उनकी व्यवस्थाओं से हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए कानून के समक्ष। पादरी है, कुलीन है, कोई भी हो, हम बराबर है, सब बराबर है, हम सभी ह्यूमंस है। राजनीतिक रूप से उदारवाद यानी सबकी सहमति से सरकार बनी हो। मतलब अब राजनीतिक उदारवाद का मतलब क्या है, देखो राजनीतिक रूप से उदारवाद, सामाजिक उदारवाद और राजनीतिक उदारवाद। देखो अब राजनीतिक उदारवाद और सामाजिक उदारवाद दोनों इंटरलिंक्ड है। राजनीतिक उदारवाद में क्या बोला, सबकी सहमति से सरकार बनी हो। सबकी सहमति से सरकार बनी हो मतलब हम चाहेंगे उस लोग को चुनेंगे, और जब हम चाहेंगे जिस लोगों को चुनेंगे, जैसे मान लो जो आम जनता वाला है, उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो उसको चुन लेंगे, तो वो तो ऐसे इंसान को चुनेंगे जो उनकी बात करेगा। जैसे रोबिस्पियर की हमने बात करी, तो रोबिस्पियर आम जनता के लिए बहुत बढ़िया इंसान था, आम जनता के लिए उसने काम करा, आवाज उठाई उसने। ठीक है, तो ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बने वो क्या होता है, राजनीतिक उदारवाद होता है। विशेषाधिकारों की समाप्ति, ठीक है, ये क्या है, सामाजिक उदारवाद। ये सब सामाजिक उदारवाद के पॉइंट चल रहे हैं। विशेषाधिकारों की समाप्ति, भाई पादरी और कुलीन वर्ग को आपने जो विशेषाधिकार दे रखे वो समाप्त कर दो, उनकी जरूरत नहीं है, हम सब बराबर है, हम कानून के समक्ष बराबरी मांग रहे हैं, हम आजादी मांग रहे हैं। जो बराबरी मांग रहे हैं तो विशेषाधिकार खत्म होने चाहिए, किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लिख लो, चिपका लो, जहां रखना है दिमाग में, दिल में, वहां रख लो। संविधान बहुत बड़ी डिमांड है, संविधान बहुत बड़ी डिमांड है। भारत के राष्ट्रवाद में भी आप देखो, अंग्रेजों को बार बार में ये कहा जा रहा है, प्लीज संविधान के लिए मांग करो, संविधान दो हमें। 1930 में संविधान की मांग हो रही है, उससे पहले संविधान की मांग हो रही है, बार बार में संविधान की मांग हो रही है। क्यों संविधान की मांग हो रही है, और डोमिनियन स्टेटस की भी बात मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो संविधान की मांग यहां पे कर रहे हैं, संविधान क्या, क्योंकि संविधान का मतलब है हमारा राज, जनता का राज। संविधान लोकतंत्र देता है। हम कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में हजारों कमियां होंगी, बट लोकतंत्र दूसरी व्यवस्थाओं से बहुत बेहतरीन है। आप देखिए ना, यूरोप में लड़ाई किसके खिलाफ है, राजतंत्र के खिलाफ है। हम सोचते राजा बढ़िया होगा, तानाशाह बढ़िया होगा, कोई बढ़िया नहीं है, लोकतंत्र सबसे बढ़िया है। लोकतंत्र से कोई भी अच्छा नहीं है। संविधान की मांग करें, संविधान को समझो, उसे जानो, और संविधान को अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो एक दिन आएगा कि आपकी सरकारें क्या आपके सिर के ऊपर बैठ जाएंगी। संविधान को सर्वोच्च मानो, वही देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसी की मांग क्या है ये लोग भी कर रहे हैं। संसदीय प्रतिनिधि सरकार की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक संसद बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक संसद बनाएंगे, जैसे भारत में भी है जो संसद है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। और इस संसद में क्या हो, प्रतिनिधि भेजेंगे, हमारा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से हम लोग भेजेंगे, हम चुन करके भेजेंगे, और क्या होगा, वो हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाएंगे। तो उसके पक्षधर की भी मांग करें। निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता, और कह रहे जो निजी संपत्ति है उस पर हमारा अधिकार हो, उस पर अनिवार्य हो, जरूरी कर दिया जाए। तो सबके समक्ष की जो बराबरी का है, ये क्या है, साइन है, सिंबल है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो सबकी नजर में समान है। सबके लिए मताधिकार सफ्रेज के पक्ष में नहीं था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। यूरोप के बहुत से देश है ना उदारवाद की बात करते हैं, वो बहुत से देश क्या है, समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बंधुत्व की बात करते हैं,
परंतु यहां पर भी जो भेदभाव है ना, वो महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिल रहा है। जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको भेदभाव देखने को मिल रहा है। यहां पर अभी भी है ना, मताधिकार, वोट देने की जो पावर है ना, वो सबको नहीं दी जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्रांस में 1946 में जाकर के क्या है, वोट देने की पावर मिलती है। ब्रिटेन में 1918 में मिलती है, अमेरिका में 1920 में मिलती है। क्यों महिलाओं को इतना लेट, क्यों? और हम आजाद होते ही सबसे पहले संविधान में यही लागू करते हैं, एक वोट, एक मत और एक वैल्यू, सबके लिए एक वोट, सबकी एक वैल्यू। महिला को, पुरुषों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, इस धर्म के, उस धर्म को, सबको हमने बराबर कर दिया। तो यहां पे क्या अभी भी मताधिकार, मतलब ये समानता का सपना सोच रहे हैं, परंतु सबके लिए, इनके लिए भी समानता नहीं है। फ्रांस में मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। तो संपत्तिवान जो पुरुष है उन्हीं को क्या है, हासिल दिया गया था कि वह सब वोट, वही वोट देंगे जिनके पास क्या है, संपत्ति है। अंग्रेजों के टाइम हमारे देश में भी सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जिनके पास तीन चीजों का होना चाहिए। एक टैक्स होना चाहिए, जो टैक्स देते हैं वो, दूसरा जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, मतलब संपत्ति होती है वो, और तीसरे जो एजुकेटेड होते हैं वो। तो इस श्रेणी से अगर हम लोग देखते थे तो सिर्फ 10% लोग ही थे जो वोट कर पाते थे। तो संपत्तिवान पुरुषों को ही है। अब इसमें क्या है, बीच में जब जैकोबिन क्लब आता है, रोबिस्पियर वाला टाइम आता है, तो सभी पुरुषों को क्या है, वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है, चाहे वो संपत्ति हो या ना हो। परंतु वापस से जब क्या है, नेपोलियन अपना राज लेकर के आता है, तो नेपोलियन क्या बताता है, महिलाओं के लिए उसके विचार सही नहीं थे। वो कहता है महिला आवश्यक है, मतलब उनमें क्या है, मैच्योरिटी नहीं है महिलाओं में, और वो पिता के या पति के अधीन रह करके रहे जीवन में, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या है, नेपोलियन के विचार थे, और उसने वापस से क्या करा, कुछ पुरुषों को ही वोट के अधिकार सीमित कर दिए। जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, ये बात मैंने भी आपको बताई। नेपोलियन की संहिता कब आई, 1804 में। याद करना, अच्छे से याद करना, 1804 में नेपोलियन की संहिता आती है। पूर्ण सीमित मताधिकार वापस ले गए, सीमित मताधिकार वापस कर दिए। लिमिटेड क्या हो, सफ्रेज हो, लिमिटेड ही पावर दो सबको, वापस आई। और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। उसने कहा महिलाओं में मैच्योरिटी नहीं है, महिलाएं कैपेबल नहीं है वोट वोट की, इनके मत दो। और वो नेपोलियन की एक सोच ये भी है कि लोकतंत्र में ज्यादा छूट देना अच्छी बात नहीं है, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना में ज्यादा छूट देना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। और एक बात हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो राजतंत्र में है ना, सबको एक खतरा बना हुआ है, वो खतरा है कि मेरी गद्दी ना चली जाए, मेरी जो सीट है ना वो ना चली जाए, क्योंकि अगर हमने किसी को ज्यादा छूट दे दी तो कल को वो पावरफुल बनकर के मुझे हटा देगा। ये डर सबको ही बना हुआ है। तो इसलिए क्या है, महिलाओं को भी इसने आवश्यक बताया और पिता और पतियों के अधीन रखा, कि बोले पिता और पतियों के ही अधीन रहे। संपूर्ण 19वीं शताब्दी या सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो पूरे यूरोप में बहुत से विरोध आंदोलन चलते हैं, अमेरिका में, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड, सारी जगह चलते हैं। मतलब इंग्लैंड वाले हमें ज्ञान देकर के जाते थे, तुम सभ्य नहीं बनोगे। अरे काहे के सभ्य, तुम लोग खुद तो वोट का अधिकार नहीं देते हो महिलाओं को, और हमें ज्ञान देकर के जा रहे हो, बिल्कुल गलत। तो बाकी आगे जाकर के ये चलता है। अब हम लोग जानते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। तो सामाजिक क्षेत्र के जो उदारवाद है, सामाजिक उदारवाद है, वो हम लोग जान चुके हैं। अब आर्थिक जो उदारवाद है उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आर्थिक उदारवाद में इनकी क्या मांग रहेगी, जो उदारवादी है। पहली बात तो ये उदारवादी है कौन, ये जो मध्यम वर्ग है यही क्या है, उदारवादी है, यही मांग कर रहा है अलग अलग चीजों की। तो जो सामाजिक उदारवाद है वो हमने देखा। अब आर्थिक उदारवाद में इनका क्या है, एक तो बाजार मुक्त की बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं कि बाजार मुक्त हो, मतलब किसी का नियंत्रण, किसी का कंट्रोल वहां पर नहीं होना चाहिए, बाजार मुक्त होना चाहिए। दूसरी जो इनकी मांग है, जो सीमा शुल्क जो होते हैं उनमें क्या हो, कटौती करी जाए, या सीमा शुल्क एक कर दिए जाए। हर जगह जब हम सीमा चेंज करते हैं तो उसमें शुल्क हमारे ना लगाया जाए। एक इनकी मांग है, एक मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा एक हो, एक करेंसी वहां पर चले। उसके साथ साथ इन लोगों की एक मांग ये भी है कि सब में क्या हो, सिमिलरिटी हो, सब जो व्यापार है व्यापार खुला होना चाहिए, व्यापार में कोई बंद नहीं होना चाहिए, व्यापार में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगे होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। और एक क्या हो, सरकार का नियंत्रण कम हो, जिसे ही तो हम क्या कह रहे हैं, उदारवाद हम लोग कह रहे हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो बनेगी, संगठन बनेगा जोल वेराइन। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जोल वेराइन जो बनाया गया है 1833-34 में पर्शा की लीडरशिप में बनाया गया है ये संगठन जोल वेराइन। देखो अब जो जोल वेराइन संगठन बनाया गया ना विद्यार्थियों, ये आज के बहुत आप चीज को समझने की कोशिश करिएगा। आज भी यूरोपियन यूनियन करके एक संगठन है, ठीक है, यूरोपियन संघ करके एक संगठन है। मैंने जिसके बारे में आपको पहला चैप्टर 27 अध्याय में पढ़ाया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो यूरोपियन संगठन बना, वो भी क्या है, इसी प्रकार का है।
कि भाई हम सबकी एक मुद्रा होगी, हम जो जो इसमें जुड़े हुए 27 देश उस यूरोपियन संघ में जुड़े हुए हैं, और उनकी क्या मांग है कि भाई हम देशों के बीच में जो भी व्यापार होगा उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, सब अपना व्यापार करो, अपना लेन देन जो भी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है, आधार पहले से ही बन चुके हैं, सब इतिहास से सीख करके आ रहे हैं। तो जोल्फ्राइन क्या है, एक ऐसी संगठन है जो ये कह रही है कि जो भी इससे जुड़ जाएगा, जो भी राज्य से जुड़ जाएंगे, उनके क्या होगा, व्यापार बिल्कुल मुफ्त होगा, व्यापार में जितने भी ये मांगे हैं वो सारी मांगे करी जाएंगी। तो जोल्फ्राइन क्या है, एक संगठन के रूप में काम करेगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य के नियंत्रण को खत्म करना। राज्य के नियंत्रण को खत्म करना मतलब सरकार के नियंत्रण को खत्म करना। और सरकार कौन है, जो राजा है वो, मतलब यहां पे जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल किसका हो, बिजनेसमैन का हो, व्यापारियों का हो, वही चाहते हैं। तो बाजारों की मुक्ति हो, बाजार में किसी प्रकार कोई रोक टोक ना हो। चीजों तथा पूंजी मतलब हम सामान जो भी लेकर के जाए उसके आवागमन पे, आने पे और जाने पे कोई रोक टोक नहीं हो। पूंजी पे मतलब जो भी कैपिटल, जो पैसा है हमारा, उस पर भी आने जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, 19वीं सदी के पहले भाग में मतलब 1850 तक का जो भाग है, 1800 से लेकर 1850 तक का पहला भाग है, उसके भाग की बात कर रहा है। जर्मन भाषी इलाकों की उदाहरण ये लोग ले रहे हैं। नेपोलियन ने अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था नेपोलियन ने, और उस हर महासंघ में जो जो राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को जोड़ा, एक बड़ा महासंघ बनाया। और हर राज्य में क्या करा था, सबकी नापतोल की व्यवस्था और मुद्रा है वो अलग अलग उसने कर रखी थी। प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की जो प्रणाली थी वो अलग अलग थी, बिल्कुल सेपरेट थी। भैया आप इस राज्य से इसमें जाओगे तो नापतोल अलग है, इस राज्य से इसमें जाओगे तो इसकी जो मुद्रा है वो भी अलग है। अब देखो, एक व्यापारी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं, आपकी किताब में भी दी हुई है। ये व्यापारी की कहानी क्या है, ये हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है। हैम्बर्ग भी कहां पर है, जर्मनी में, और ये न्यूरेमबर्ग भी कहां पर है, जर्मनी में। अब ये क्या कर रहा है, ये जब वहां पे जा रहा है ना, तो ये 11 सीमा शुल्कों को क्रॉस करता है। कितनों को, 11 सीमा शुल्क को क्रॉस कर रहा है, मतलब 11 बाउंड्रीज को पार कर करके वहां पे पहुंच रहा है। भाई पहले यहां से निकला, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, 11 सीमा शुल्कों को क्रॉस कर रहा है। मतलब मान लो 11 देशों को क्रॉस कर करके वहां पे पहुंच रहा है। जब यहां पर पहुंचा तो फिर यहां पर क्या है, उसको वापस टैक्स भरना पड़ रहा है। यहां पर पहुंचा फिर वापस यहां पे टैक्स भरना पड़ रहा है, यहां पर पहुंचा फिर यहां पे टैक्स भरना पड़ रहा है, यहां पे पहुंचा यहां पे फिर टैक्स। मतलब जैसे आप आज का उदाहरण लो, जैसे मान लो भारत से कोई माल जा रहा है, बाहर से माल गया, पहले बांग्लादेश में टैक्स दो, बांग्लादेश के बाद क्या है, आप म्यांमार में टैक्स दे दो, म्यांमार में टैक्स देने के बाद मान लो आप है ना पश्चिम की दिशा में जा रहे हो, वहां पर जा रहे हो आप, मान लो इंग्लैंड सामान लेकर के जाना चाहते हो, फिर अमेरिका में कहीं, मतलब बहुत सी जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जब बहुत सी जगह जब आपको टैक्स देना पड़ेगा तो फिर तो नुकसान होगा ना यार, टैरिफ कोटा इतना लगा दोगे तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, सीमा शुल्क, और हर जगह 5% क्या है, सीमा शुल्क दे रहा है। तो पहली बात तो ये सीमा शुल्क बहुत ज्यादा दे रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कपड़ों का व्यापार है, तो जो कपड़ों की मापने की जो विधि है जिससे मापा जाता है, जैसे आज तो हम सेंटीमीटर मीटर यूज कर रहे हैं, उस समय जो यूज करी जा रही है वो एलए यूज करी जा रही है। एलए क्या है, कपड़ों को मापने की क्या है, विधि है। अब हर जगह की क्या है, मुद्रा अलग है, मुद्रा अलग है, तो वो उस मुद्रा के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, काटते हैं अपना पैसा, टाइम लग जाता है। नापतोल की विधि अलग है, ठीक है। अब नापतोल की विधि अलग है, आप इस भाग में खड़े हो तो यहाँ की मुद्रा अलग, पहले इस हिसाब से आप अपना टैक्स है वो कटवाओ, उसके बाद नापतोल यहाँ के हिसाब से करो, बहुत टाइम लग जाता था। तो इसलिए क्या है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे उदारवाद की बात चल रही है। और अभी आप देखिएगा, जब जो हमने संगठन बनाया है वो संगठन क्या करेगा, मुद्राओं में भी बहुत बड़ी बदलाव लेकर कर आएगा। अगर एक एल कपड़ा, क्योंकि एल क्या है, कपड़े मापने की वो है मापदंड है, एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता है। देखो मतलब अगर एक एल कपड़ा आप खरीद रहे हो, फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, तो कितना मिल रहा है, 54.7 सेंटीमीटर मिल रहा है। मेंज में खरीदते हो तो 55.1, और न्यूरेमबर्ग में खरीदते हो तो 65.6, और फायरबर्ग में खरीदते हो तो 53.5 सेंटीमीटर। ये क्या बताना चाहता है कि आपको अलग अलग जगहों पे क्या है, कपड़े की जो लेंथ भी है ना वो भी क्या है, अलग अलग मिल रही है। तो अगर हमें तो खरीदना होगा ना, सबसे ज्यादा कहां पे मिल रहा है, न्यूरेमबर्ग में मिल रहा है, तो मैं तो न्यूरेमबर्ग में जाकर के खरीद लूंगा 65.6। अरे भैया बहुत ज्यादा, पैसा कम भी और कपड़ा ज्यादा, तो जरूरी है, तो यहाँ से आप लोग भी खरीद लीजिएगा, दिवाली का सीजन है, मंगवा लो यहाँ से। अब इनकी देखो मांग क्या क्या है, एकीकृत आर्थिक क्षेत्र की मांग, पूरा जो आर्थिक क्षेत्र वो एकीकृत हो जाए, तो एकीकृत हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही मुद्रा चलेगी, एक ही नापतोल चलेगी, तो टाइम भी बचेगा, पैसा भी कम लगेगा, सीमा शुल्क भी कम हो जाएगा। वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। बाधा रहित होने का मतलब क्या है, जो टैक्स यहां पे लगा रहे हैं बार बार में, जो सीमा शुल्क लगाए जा रहे हैं 5%, ये खत्म हो जाएंगे, बाधा नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी।
1834 में पर्शिया की पहल पे, पर्शिया क्या है, एक जो साम्राज्य मैंने आपको दिखाया मैप में वो है, उसकी पहल पे एक शुल्क संघ बनाया जाता है जिसका नाम है जोलवेराइन, स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो जो जर्मन के 39 महासंघ बनाए थे उसमें से काफी लोग क्या है, काफी राज्य वहां पे शामिल हो गए। शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। तो जितने भी शुल्क अवरोध है बार बार में आपके 5% उनको खत्म कर दिया, और पहले पूरे इसमें 30 जगह मुद्राएं बदलती थी, अब उनको क्या है, सिर्फ 30 से क्या है 2 कर दिया कि 2 ही मुद्राएं रहेंगी और उन 2 मुद्रा में ही सबको व्यापार करना पड़ेगा। कितनी आसानी हुई होगी। नहीं तो सोचो जो व्यापारी वो 30 मुद्राएं जेब में लेकर के, अरे कौन सा आ गया, अच्छा ये वाला है, कौन सी चलती तुम्हारे यहाँ पर, ये ले भाई तुम्हारी मुद्रा ले। तो बहुत बड़ा क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। तो अब रेलवे से भी क्या हुआ, रेलवे का भी विकास हुआ और रेलवे से भी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई और देश में प्रगति की ओर भी बढ़ेगा। औद्योगिकरण चल ही रहा है। तो मतलब अब संपूर्ण रूप से क्या हो रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, उसकी शुरुआत होगी। और जैसे जैसे उदारवाद में या जो राष्ट्रवाद में जो महत्वपूर्ण रोल भी निभाएंगे जो मध्यम वर्ग के उदारवाद है, आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, क्रांति जब आती है ना देश में, कहीं पर भी क्रांति आती है ना, तो क्रांति ना तो गरीब इंसान लेकर के आ सकता है, गरीब तो क्रांति वैसे नहीं लेकर के आ सकता, अमीर लाना नहीं चाहता। तो देखो गरीब इसलिए नहीं लाएगा क्योंकि इसके पास संसाधन की कमी है। गरीब कभी भी क्रांति नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी है। अमीर क्रांति इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई प्रॉब्लम होगी वो करेंगे ना रिवॉल्यूशन, तो क्रांति तो वो लाएंगे। तो लाएगा कौन, मध्यम वर्ग, क्योंकि हर जगह जो पिसता है ना वो यही पिसता है, ना तो ये बिल्कुल गरीब है ना ये बिल्कुल अमीर है। तो मध्यम वर्ग की क्या क्रांति, क्योंकि इनका थोड़ा पैसा भी है और इनमें क्या है, शिक्षित भी है, तो ये लोग ही क्या आगे क्रांति के रूप में आएंगे। तो ये उदारवाद ही क्या राष्ट्रवाद की एक भावना में चेंजेस होगा। और इसी के साथ जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। आगे के लेक्चर 3 में हम वियना संधि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और अच्छा लगा तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिए कि अब हम हो चुके हैं तैयार, होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।